नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद बुधवार को पटना लौटे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम आने की भी उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें कि अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किए गए अपने मोदी समर्थित ट्वीट को लेकर मंगलवार को सफाई दी है। बीजेपी में लौटने की संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मजाक के लिए ये टिप्पणी की थी, उनकी पाला बदलने की कोई इच्छा नहीं है। शत्रुघ्न ने मोदी समर्थित ट्वीट को उनकी घर वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। इसी के चलते सिन्हा ने रविवार को एक हिंदी में किए गए ट्वीट में कहा था कि दुनिया भर में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं: अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से दुखी, और बिना बात के खामखा मोदी से दुखी। इस ट्वीट पर सिन्हा ने कहा कि यह मनोरंजन के लिए रविवार का मजाक था। मैं हर रविवार को मनोरंजन के लिए कुछ ट्वीट करता हूं और उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो मेरी कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की कोई इच्छा है और ना ही ऐसी कोई मंशा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो पंचायत चुनाव को लेकर जिलों में ईवीएम मांगने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आवंटित किए गए ईवीएम को विभिन्न राज्यों के मांगने के लिए पदाधिकारियों को नामित किया गया है। बता दें कि आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने आवंटित राज्यों को ईवीएम मांगने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर ईवीएम बिहार पहुंच जाएं और दूसरे राज्यों से कुल 2,08,024 बैलेट यूनिट और 1,88,375 कंट्रोल यूनिट बिहार लाया जाएगा। आयोग सूत्रों के अनुसार फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम बिहार लाए जाएंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा नियमित पदाधिकारी सुरक्षा बलों की टीम के साथ संबंधित राज्यों में जाएंगे और वहां से ट्रकों में ईवीएम को रखकर उसे पूरी तरह से सील बंद करके पूरे रास्ते सुरक्षा के साथ जिले में पहुंचेंगे। ईवीएम को लेकर जिला स्तरीय भंडार में भी रखा जाएगा और इसके बाद सभी ईवीएम का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही उनका उपयोग चुनाव को लेकर किया जा सकेगा। और बिहार में पंचायत चुनाव के पहले ही खूनी खेल भी शुरू हो गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बाइक सवार को सरेआम गोलियों से भून दिया। दिन दहाड़े इस हुए हत्याकांड से इलाके में दहशत मच गई है। इसी बीच गोली लगने के बाद मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवहर जिले के जनप्रतिनिधि श्री नारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर के पास अपराधी ताक लगाए हुए बैठे थे। इस दौरान नवल किशोर बाइक पर सवार होकर बुधवार की सुबह निकले, जिसके बाद घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद बाइक सवार खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। तो वहीं बताया जा रहा है कि शरीर में 5 गोलियां मारी गई हैं। अपराधी करीब 200 मीटर की दूरी से पीछा कर रहे थे और घटना को अंजाम देने के दौरान जब कुत्ता भौंकने लगा तो उस दौरान गोली की आवाज पर स्थानीय लोग दौड़े, लेकिन अपराधी भागने में सफल हुए। घटना की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान मौके पर से खोखा और बाइक बरामद कर ली गई है। इसी के साथ ही हत्या के तरीके से पुलिस को ये पुरानी साजिश का मामला लग रहा है। हालांकि जांच के बाद ही सारी बात सामने आ सकेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चौकिया गांव से एक नक्सली धर्मेंद्र कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को मुंगेर जिला के गंगटा थाने की पुलिस को सौंप दिया है।
गिरफ्तार नक्सली जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चौकिया गांव का रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि धर्मेंद्र के खिलाफ मंगोल जिले के खड़गपुर थाने के थाना खंड संख्या 83/14 में मुकदमा दर्ज था। धर्मेंद्र को मुकेश कुमार कमांडेंट 215 बटालियन के निर्देशानुसार उप कमांडेंट संदीप कुमार, सहायक कमांडेंट अरविंद कुमार रायजी, बटालियन भीम बांधकर और लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पंडित की कार्रवाई में गांव चौकिया से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अप्रैल की सुबह बटालियन की पोलिंग पार्टी में अपने निर्धारित मतदान केंद्र के लिए कैंप से रवाना हुए थे। इस दौरान जवानों के वाहन जमुई खड़गपुर मार्ग पर बाबा साबलख के खड़गपुर की ओर से गुजर रहा था और इसी दौरान पोलिंग पार्टी के जवान को क्षति पहुंचाने के लिए नक्सली ने लैंड माइन ब्लास्ट किया था। इसी दौरान साथ के नजदीक पहाड़ी क्षेत्र के जंगल से पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सली ने पोलिंग पार्टी के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण पर सरकारी सुविधाओं की मॉनिटरिंग कर रही पटना हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक और अन्य लोक हित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कोविड 3rd वेव के मद्देनजर अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल की डीन सौम्य चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे द्वारा कोर्ट को बताया है कि अस्पताल में सीनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज और हाउसकीपिंग स्टाफ और लैब कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए एजेंसियों की मदद ली जा रही है। अस्पताल की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इलाज में लगने वाली दवाओं की सूची भी बना ली गई है और सिटी स्कैन मशीन को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। हॉस्पिटल के वेस्ट को नगर निगम और IGIMS की मदद के साथ नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी गई है। इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोरोना के 190 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। बताते चलें, सोमवार से मंगलवार के बीच 1,03,51 टेस्ट में ये नतीजे सामने आए हैं। इसी बीच पटना में संक्रमितों की संख्या सोमवार की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है। सोमवार को जहां 19 नए केस सामने आए थे, तो वहीं आज ये मामले 2 गुना हो गए हैं। पटना से आज 38 संक्रमित मिले हैं, जबकि मंगलवार को संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की देर रात जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया है कि सोमवार से मंगलवार के बीच 24 घंटे में 333 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और इसी के साथ ही राज्य में स्वस्थ दर अब 98.42% हो गई है। विभाग से मिली इस जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 1,03,51 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 0.18% नतीजे पॉजिटिव आए हैं और इसी के साथ ही राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,831 रह गई है। विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित रह गए हैं और कोरोना संक्रमित रहे एक व्यक्ति की जान चली गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य में अब तक 9,584 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। और बिहार में टीके की कमी ने टीकाकरण के महाअभियान को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मंगलवार को राज्य में देर रात 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से केवल 35,646 लोगों को ही टीका लगाया जा सका है, जबकि टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी सिर्फ 694 रही, जबकि 11 जिले ऐसे थे जहां टीकाकरण का आंकड़ा 0 रहा है। 10 जिलों में 100 से भी कम टीके लगाए गए, जबकि राज्य में 21 जून को टीकाकरण का महाअभियान राज्य सरकार ने शुरू कर दिया था। साथ ही आपको भी बता दें कि पहले दिन 7.29 लाख टीकाकरण करके बिहार ने सबको चौंकाया था, मगर अगले ही दिन से राज्य में टीकाकरण का ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसकी मुख्य वजह थी टीकों की कमी और महाअभियान के तहत राज्य में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पाने के लिए हर रोज 3.30 लाख लोगों के औसत से टीका करना होगा।
मगर बिहार द्वारा मंगवाए जाने वाले टीके का कोटा खत्म होने के बाद टीकाकरण की रफ्तार बिल्कुल मंदी हो गई है। इसी बीच मंगलवार को जिन 11 जिलों में एक भी टीका नहीं लगा, उनमें सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अरवल, मुंगेर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय जैसी जगहें शामिल हैं। टीका न होने के चलते केंद्रों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है और इसी बीच 21 जून को जहां राज्य में 6000 से अधिक टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाया गया था, वहीं मंगलवार को यह संख्या महज 694 हो गई थी। और बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दी है। पहले ही आवेदन की तारीख 19 जून से 28 जून 2021 तक होनी थी, लेकिन बोर्ड ने छात्रों का हित देखते हुए अंतिम तिथि अब 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एडमिशन के इच्छुक छात्र अब बिहार की वेबसाइट से offssbihar.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि 10वीं पास करने वाले बिहार बोर्ड के छात्र अभी से ही आवेदन कर सकते हैं, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं के छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार बोर्ड छात्रों की मेरिट के आधार पर प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। बिहार बोर्ड ने पिछले साल 2020 का जिलेवार कॉलेज और स्कूल का कट ऑफ भी जारी कर दिया है। इसी बीच बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि स्कूल और कॉलेज का चयन पिछले साल का कट ऑफ देखकर ही किया जाए। इससे कॉलेज और स्कूल का नाम देने में मदद मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां परंपरागत विश्वविद्यालयों द्वारा नियम विरुद्ध जाकर फार्मेसी कॉलेज खोलने की संबद्धता देने के मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। इन विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा गया है उनमें BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के कुल सचिव भी शामिल हैं। बता दें कि दरअसल राज्य में तकनीकी कोर्स को संबद्धता देने का अधिकार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को है। इसका उल्लंघन करते हुए पीपीयू ने 12 फार्मेसी कॉलेज को संबद्धता दे दी और कई अन्य विश्वविद्यालयों की भी ऐसी ही शिकायत सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड कॉलेज का भवन दिखाकर फार्मेसी का कोर्स चलाने की तैयारी की गई थी। लॉकडाउन के दौरान ये सब किया गया और ये मामला सत्र 2020 और 21 में फार्मेसी पाठ्यक्रम में संबंधन प्रदान करने का है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कोई भी अन्य परंपरागत विश्वविद्यालय तकनीकी पाठ्यक्रम चलने के लिए संबंधन या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकता। इस तकनीकी पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हेल्थ, फार्मेसी, नर्सिंग और मैनेजमेंट जैसी कई विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें केंद्र सरकार के किसी स्वशासी निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और वहीं कोरोना वायरस की वजह से इस साल अप्रैल में लगे लॉकडाउन के चलते बोधगया का महाबोधि मंदिर बंद हो गया था। राज्य में अनलॉक हो गया था और इस दौरान मंदिर के जिला प्रशासन की ओर से मंदिर को लेकर जानकारी दी गई है कि राज्य के गृह विभाग की ओर से मंदिर के लिए अब इजाजत देने के बाद फिर से एक बार महाबोधि मंदिर को खोला जाएगा। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया है कि वर्तमान में किसी भी परिवहन से गया आने वाले सभी लोगों की संबंधित स्टेशनों पर कोविड जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाबोधि मंदिर राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार फिर से खोला जाएगा। इसी बीच बोधगया में कुछ स्वयंसेवी संगठन और लोग वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच काम भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि बोधगया स्थित नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि शहर में कोविड का टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। मठों में रहने वाले लोग, स्थानीय लोग और साधु भी टीकाकरण के प्रति जागरूकता और सक्रियता है।